सभी साथियों को मेरा सादर जय भीम। और आज के इस शुभ अवसर पर 15 मार्च 2025 और आज है मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती। तो इस अवसर पर हम एक खास वीडियो अपने जो चैनल है हमारा द कांशीराम ऑफिशियल, जिसका नाम भी द कांशीराम ऑफिशियल है, तो आज का ये बहुत बड़ा अवसर है जब आज हम पूरा देश मान्यवर कांशीराम साहब की 91वीं जयंती मना रहा है। और सबसे पहले इस अवसर पर मैं आप सभी पाठकों को, दर्शकों को जो हमारा चैनल देख रहे हैं, उनको मैं इस अवसर पर बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। और आज के इस खास मौके पर हमारा ये दायित्व है कि हम मान्यवर कांशीराम साहब के संबंध में कुछ विशेष आपके सामने एक वीडियो प्रस्तुत करें। और ये वीडियो है हमारा इससे संबंधित कि मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा अपने जीवन काल में एकमात्र खास पुस्तक लिखी गई थी जिसका नाम है द चमचा एज। तो ये जो मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ ये है मान्यवर कांशीराम साहब की लिखी हुई पुस्तक द चमचा एज। तो इस किताब में बहुत ही खास बातें लिखी गई हैं मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा। और ये इंग्लिश में लिखी गई थी 1982 में, 24 सितंबर 1982 को ये किताब रिलीज़ की गई थी। और वो समय था जब 50 साल पूरे हो चुके थे पूना पैक्ट को। और मान्यवर कांशीराम साहब को ये पूरा ये जो अब उन्होंने सारे अब तक के समय में 1982 से पहले के समय में उन्होंने जो पूरा देश को भ्रमण करके इस समाज के बारे में जाना था, इस समाज की समस्याओं के बारे में जाना था, तो उनको ये एहसास हुआ कि सबसे बड़ी समस्या है इस देश में चमचों की। तो ये जो चमचा हमारे समाज में बहुत बड़ी संख्या में पैदा हो गए हैं, तो इसका निराकरण करने के लिए, इसका समाधान करने के लिए उन्होंने एक पुस्तक ही लिख डाली और उसका नाम भी क्या रख दिया, द चमचा एज। तो ये इंग्लिश में क्योंकि लिखी गई है किताब और मेरे पास ये इसकी ओरिजिनल प्रति है, ओरिजिनल कॉपी है। जब ये 1982 में रिलीज हुई थी, क्योंकि मैं खुद ही लंबे समय से बाम सेव का कार्यकर्ता रहा हूँ, तो ये मेरा सौभाग्य है कि इसकी एक प्रति ओरिजिनल रूप में मेरे पास है। तो क्योंकि ये इंग्लिश में लिखी गई है और किताब जो लिखी है इसको तो पूरा पढ़ना ज़रूरी है, वैसे इसको पूरा पढ़ना ज़रूरी है अगर अच्छे से समझना है। लेकिन फिर भी कुछ खास जो बातें हैं, मान्यवर कांशीराम साहब ने इस किताब से पहले अपना प्रस्तावना लिखी है, जैसे प्रीफेस कहते हैं किसी भी किताब का, कि इस किताब में क्या है, क्या मटेरियल है, किसके संबंध में ये किताब लिखी गई है, उसको प्रस्तावना कहते हैं, इंग्लिश में प्रीफेस कहते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब के द्वारा ये प्रीफेस लिखा गया था 3 पेज का। जैसे ये प्रीफेस है, ये प्रीफेस प्रस्तावना, तो ये 3 पेज में लिखी गई है प्रस्तावना, इंग्लिश में है। तो मैं ज़्यादा कुछ इसके बारे में, पूरी किताब के बारे में जो इसमें जिस्ट दिया गया है कि इस किताब में हम क्या चर्चा करना चाहते हैं, किस संबंध में ये किताब है और इसका किताब का महत्व क्यों है, इस किताब की इम्पोर्टेंस क्यों है, तो ये बातें इस प्रीफेस में यानी प्रस्तावना में बताई गई हैं। तो क्योंकि ये इंग्लिश में है प्रस्तावना, प्रीफेस, तो मैं इसका 3 पेज का है, मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। मैं आपको बताता चलूँ कि मैंने स्वयं इसका 3 पेज का, इसका जो प्रीफेस है प्रस्तावना का, ये मैंने इसका हिंदी अनुवाद किया है। तो हमने ये सोचा समझा कि आज जब हम 15 मार्च 2025 को मान्यवर कांशीराम साहब की जयंती मना रहे हैं, तो मान्यवर कांशीराम साहब का क्या विज़न था, क्या मिशन था, क्या सोचते थे और उन्होंने जो सोचा था उसको कैसे पूरा करना चाहते थे, तो इस किताब में वो बातें प्रस्तावना में लिखी गई हैं। तो इस प्रस्तावना का मैं जो है आपको हिंदी अनुवाद मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो जैसे इसमें शुरुआत हम करते हैं
और मैं एक बात और बताता चलूँ कि आज का दौर भी चमचों का ही दौर है। आज भी बहुत सारे चमचे नज़र आते हैं। तो आज के समय में भी इस किताब का, इस प्रस्तावना का, जब हमें चमचों से लड़ना है, मानवर काशीराम साहब ने जब ये किताब लिखी थी उस समय भी चमचा बहुत बड़ी संख्या में समाज में पाए जाते थे। और आज का दौर भी, चाहे इस परिस्थिति कहिए या दुर्भाग्य कहिए, इस दौर का, आज के दौर में भी ये जो किताब का महत्व है वह बहुत प्रासंगिक है। तो इसलिए ये किताब का जो प्रीफेस का हम हिंदी अनुवाद आपके सामने पेश कर रहे हैं। तो जैसे इसका शुरुआत जब हम करें, शुरुआत में कुछ मैं बातें इंग्लिश में रखना ज़रूरी समझता हूँ। एज विक्टिम्स ऑफ द ब्राह्मणिकल कल्चर फॉर सेंचुरीज, द शूद्रास एंड अतिशूद्रास, नाउ नोन एज द बैकवर्ड कास्ट ब्रैकेट में SC, ST एंड OBC, वर पासिंग थ्रू द डार्क एज। Around 1848, Jyotibarao Phule initiated revolt against the Brahminical culture. From the beginning of the 20th century, the depressed classes all over India started revolting against the Brahminical culture. Around 1920 to 1920, they were lucky to have the leadership of Dr. B.R. Ambedkar. यानी ब्राह्मण संस्कृति के सदियों से शिकार शूद्र व अतिशूद्र, जो अब पिछड़ी जातियों के नाम से जाने जाते हैं, पिछड़ी जातियों में शामिल हैं SC, ST तथा OBC के नाम से ये कंबाइंड पिछड़ी जातियां संवैधानिक रूप से जानी जाती हैं। तो ये जो अंधेरे युग से गुजर रहे थे, ये पासिंग थ्रू द डार्क एज, अंधेरे युग से गुजर रहे थे। उसी समय 1848 के आसपास महात्मा ज्योतिबा फूले हमारे बीच में आते हैं। तो 1848 के आसपास महात्मा ज्योतिबा फूले द्वारा ब्राह्मणी संस्कृति के विरुद्ध विद्रोह का बिगुल फूंका गया और 20वीं सदी के प्रारंभ से ही दबे कुचले वर्ग द्वारा समस्त भारत में ब्राह्मणी संस्कृति के विरुद्ध संघर्ष शुरू हो चुका था। और 1920 के आते आते सौभाग्यवश उन्हें डॉक्टर अंबेडकर का नेतृत्व मिल चुका था। तो ये आगे का पैरा मैं उसका हिंदी अनुवाद ही कर रहा हूँ, इंग्लिश नहीं रिपीट कर रहा। जैसे कि 1930 तक दलित पीड़ित वर्ग के संघर्ष की, जो संघर्ष तो शुरू हो गया था 1920 से, लेकिन उस दशक में 1930 तक के दशक के संघर्ष की गांधी जी तथा कांग्रेस द्वारा अनदेखी की जाती रही। उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया था कि इनकी भी कोई समस्याएं हैं। गांधी जी और कांग्रेस के द्वारा 1930 से पहले उनके द्वारा इसकी अनदेखी की जाती रही संघर्ष की। लेकिन 1930, 31 व 32 के लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों में कांग्रेस और गांधी जी ने दलितों के अधिकारों को प्राप्त न होने देने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाकर विरोध किया। ये लिखा है मानवर काशीराम साहब के द्वारा। और ये सब जानते भी हैं कि 1930 और 31 और 32 में जब 3 गोलमेज सम्मेलन हुए थे तो उसमें महात्मा गांधी भी पहुंचे थे 31 और 32 में, और बाबा साहब ने अपने अधिकारों को प्राप्त करने के लिए पूरा अपना रखा कि इनके साथ क्या ज्यादती होती है। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ने इनके अधिकारों को इनको प्राप्त न हो इसके लिए पूरा विरोध करने का काम किया गोलमेज सम्मेलन में। लेकिन अंग्रेजों ने इनकी नहीं मानी, जो गांधी जी और कांग्रेस की नहीं मानी अंग्रेजों ने। तो 17 अगस्त 1932 जब कम्युनल अवार्ड की घोषणा की गई, गांधी जी को बहुत बड़ा सदमा पहुंचा, क्योंकि वो तो नहीं चाहते थे कि कोई इनके अधिकारों को दिया जाए। लेकिन जब कम्युनल अवार्ड के द्वारा 17 अगस्त 1932 को कम्युनल अवार्ड अंग्रेजों के द्वारा घोषणा कर दी गई, तो ये बात सुनकर के गांधी जी को बहुत सदमा पहुंचा कि डॉक्टर अंबेडकर के कुशल नेतृत्व के फलस्वरूप दलितों और पीड़ितों को मान्यता और अधिकार दोनों प्राप्त हो गए थे।
उनको रिकॉग्नाइज भी कर लिया गया था कि ये सेपरेट आइडेंटिटी है। ये जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं इनकी आइडेंटिटी सेपरेट है और इनको अधिकार भी मिलने चाहिए। यानी दोनों ही चीज़ से मान्यता मिल गई थी कि भाई ये एक सेपरेट ग्रुप है, इनका एक अलग है, इनका एक समूह है इस देश में दलितों का, और इसको अधिकार भी मिलने चाहिए। तो ये काम कम्युनल अवार्ड के द्वारा अंग्रेजों ने दे दिया, करके दे दिया। दलितों और पीड़ितों को मान्यता और अधिकार दोनों प्राप्त हो गए, लेकिन यह कांग्रेस और गांधी जी के लिए बहुत अधिक था। ये जो मतलब वो थोड़ा बहुत तो वो देना चाहते थे, लेकिन इतना अधिक मिल जाएगा कम्युनल अवार्ड में, तो ये कांग्रेस की नज़र में बहुत ज़्यादा था। दलितों पीड़ितों को उनके वाजिब हक से वंचित करने के लिए 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया कि भाई इनको कम्युनल अवार्ड लागू जब हो गया, कम्युनल अवार्ड अंग्रेज़ों ने दे दिया भारत में, तो उसके विरुद्ध क्या कर दिया, 20 सितंबर 1932 से आमरण अनशन शुरू कर दिया महात्मा गांधी जी ने। ऐसे निर्दयी तरीके की वजह से डॉक्टर अंबेडकर पर पूना पैक्ट को थोपा गया, लेकिन पूना पैक्ट की दलितों पीड़ितों की पहचान नहीं छीन सका। लेकिन पूना पैक्ट तो हो गया, आपको पहले बताया जा चुका है, मैं ज़्यादा लंबा समय नहीं लेना चाहता कि पूना पैक्ट तो हो गया, लेकिन इनकी जो सेपरेट आइडेंटिटी अंग्रेज़ों के द्वारा दी गई थी उसको नहीं छीन सका पूना पैक्ट। कम से कम उनकी पहचान हो गई कि ये सेपरेट आइडेंटिटी है इनकी। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जातिवादी हिंदू की कुछ शक्तियाँ देने के लिए मजबूर हो गए, जातिवादी हिंदू भी कुछ शक्तियाँ देने के लिए मजबूर हो गए। उन्होंने अपने निजी हितों के लिए दूसरे तरीके अपना लिए। वो तो अपना हित चाहते थे, तो उन्होंने दूसरे तरीके अपना लिए। उनकी इच्छा थी कि इनके ऊपर से नियंत्रण कहीं हम खो न बैठें। जो मतलब हिंदूवादी और इस तरह के लोग थे, गांधी जी और कांग्रेस, वे चाहते थे कि इनके ऊपर नियंत्रण हमारा ही रहे, कहीं हमारे से बाहर न चले जाएं। ये उनका मंशा थी। ऐसा उन्होंने पूना पैक्ट द्वारा अपने निर्वाचन का सेपरेट, जो अलग से अधिकार दिया गया था निर्वाचन का, उसको छीनकर उनको जो हमारे लिए सेपरेट इलेक्टोरेट का अधिकार दिया गया था कम्युनल अवार्ड में, तो उसको छीन लिया और संयुक्त निर्वाचन हमारे ऊपर थोप दिया। जब संयुक्त निर्वाचन था तो फिर भी उनका नियंत्रण रहा हमारे ऊपर, कांग्रेस का और गांधी जी का नियंत्रण हमारे ऊपर बना हुआ था। ये उनकी मंशा कामयाब हो गई कि ये नियंत्रण हमारे ऊपर जरूर बना रहे, ये हमारे चंगुल से छूट के न जाएं दलित। तो आगे इसमें पैरा में है कि संयुक्त निर्वाचन के माध्यम से दलितों पिछड़ों के प्रतिनिधि केवल नाम मात्र के प्रतिनिधि बनकर रह गए, न कि वास्तविक प्रतिनिधि। वास्तविक प्रतिनिधि नहीं थे, केवल नाम मात्र के प्रतिनिधि बन के रह गए। संयुक्त निर्वाचन के जरिए जातिवादी हिंदुओं द्वारा केवल उनके हाथों का चमचा ही चुना जा सकता था। विद दिस स्टार्टेड द चमचाएज ऑन 24 September 1932, the date when Pune Pact was signed, taking away the separate electorate and forcing the joint electorate on the depressed classes of India, now when the Chamcha is 50 years old. It has been decided to write this book besides denouncing the Pune Pact in a big way and all over India. यानी ये जो बात मानवर साहब कहते हैं कि इस प्रकार 24 सितंबर 1932 से चमचा युग शुरू हो गया, क्योंकि इसी दिन पूना पैक्ट के माध्यम से पृथक निर्वाचन का हक छीनकर संयुक्त निर्वाचन को थोप दिया गया था। अब जब चमचा युग को शुरू हुए 50 साल पूरे हो चुके हैं, क्योंकि ये 1982 में लिख रहे हैं मान्यवर साहब और 1932 में पूना पैक्ट हुआ था, तो 50 साल पूरे हो चुके हैं। इस पुस्तक का लिखने का निर्णय लिया गया है तथा सारे भारत में बड़े पैमाने पर पूना पैक्ट का धिक्कार करने का निर्णय भी लिया गया है, ये इसमें लिखा गया है। आगे की पैरा में लिखते हैं कि इस प्रकार आगे जो द पर्पज ऑफ राइटिंग दिस बुक इज टू एनलाइटन, अवेकन एंड कॉशन द दलित शोषित समाज
इस पुस्तक को लिखने का उद्देश्य है दलित शोषित समाज को का मार्गदर्शन करना, जागृत करना और सावधान करना। साथ ही कार्यकर्ताओं को चमचों की मौजूदगी का एहसास कराना है कि आपके सामने, आपके आसपास बहुत बड़ी संख्या में चमचे मौजूद हैं। तो इस किताब के माध्यम से माननीय कांशीराम साहब क्या चाहते हैं कि आपको अपने आसपास जो चमचे मौजूद हैं उनका एहसास कराना चाहते हैं कि समस्या क्या है वास्तविक रूप से। तो इस पुस्तक के माध्यम से ही जनता तथा विशेष रूप से कार्यकर्ताओं को वास्तविक नेतृत्व तथा दिखावटी नेतृत्व में अंतर को स्पष्ट करना है। ये हमारे कार्यकर्ताओं की जिम्मेदारी है कि वास्तविक नेता कौन है और चमचा या दिखावटी नेता कौन है। ये जिम्मेदारी है कार्यकर्ताओं की। इसलिए मानवर साहब सावधान कर रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को कि भाई आप ये पहचान करनी है आपको कि दिखावटी कौन है और वास्तविक नेता या वास्तविक रूप से मिशनरी कौन है, जो भी वर्तमान समय यो युग को बदलने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। जो वास्तविक नेतृत्व है वो वर्तमान जो समस्याएं चल रही हैं, वो वर्तमान जो युग है चमचों का, उसको बदलने के लिए जो संघर्ष कर रहे हैं वही आपका वास्तविक नेतृत्व है। उनको वर्तमान युग जिसमें वह रह रहे हैं तथा कार्य कर रहे हैं को समझना अत्यंत आवश्यक है। यानी ये पोजीशन आज से जब 1982 में मानवर साहब लिख रहे थे उस समय पोजीशन थी कि इस बात का एहसास हमारे कार्यकर्ताओं को, वो कार्यकर्ताओं को गाइड कर रहे हैं। ये जो किताब है ये हमारे कार्यकर्ता जो होते हैं ना समाज में, अब जैसे इस समय वर्तमान में बहुजन समाज पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं उनके लिए भी ये समझना, और समाज के भी जो जागरूक लोग हैं उनको भी ये समझना बहुत ज़रूरी है कि वास्तविक रूप से आपका नेता या आपका जो मिशनरी कार्यकर्ता कौन है और चमचा कौन है, इसमें अंतर को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह पुस्तक इस उद्देश्य को भी ध्यान में रखकर लिखी गई है। ये जो पुस्तक है इसका जो उद्देश्य मानवर साहब कहते हैं कि हमको, हमारे समाज को ये समझना होगा कि वास्तविक नेतृत्व और दिखावटी नेतृत्व में कौन कैसा है, इसका अंतर उनको करना आना चाहिए। इस पुस्तक को और अधिक आगे के उसमें है का टू मेक द बुक मोर पर्पजफुल इट हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट्स एंड 70 चैप्टर्स। पार्ट 1 and 2 गिव्स ए ग्लिम्स ऑफ द पास्ट स्ट्रगल। तो इस तरीके से ये लिख रहे हैं कि इस पुस्तक को और अधिक उद्देश्यपूर्ण बनाने के लिए इसे 4 हिस्सों और 17 अध्यायों में बांटा गया है। इस पुस्तक में 4 इसके पार्ट हैं और इसके 17 चैप्टर हैं। पहले और दूसरे हिस्से में पिछले वर्षों में हुए संघर्ष की पूरी झलक है पहले और दूसरे हिस्से में, और तीसरे में वर्तमान युग की जो प्रॉब्लम्स हैं, वर्तमान युग के जो हालात हैं उनको दर्शाता है, इसमें जो तीसरा भाग है। तथा चौथा हिस्सा आने वाले संघर्ष और साधनों को हमें कैसे जुटाना है इसका सुझाव दिया गया है। जो चौथा पार्ट है, ऐसा नहीं है कि हमने पिछला क्या हुआ था हमारे समाज के साथ उसके बारे में पहला और दूसरा हिस्सा है, तीसरे हिस्से में वर्तमान जो हालात हैं उसके बारे में इस किताब में लिखा गया है, और चौथा जो हिस्सा है उसमें बताया गया है कि हमको आगे करना क्या है, आगे हमारा रास्ता क्या है। तो ये किताब अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण किताब है, इसको पढ़ना हम सबके लिए बहुत ज़रूरी है। तो सभी 4 भागों और 17 अध्यायों को एक साथ रखने पर ही पुस्तक में के बीते हुए संघर्ष और वर्तमान स्थिति और भविष्य की संघर्ष की रूपरेखा को इस प्रकार प्रस्तुत किया गया है ताकि पुस्तक का उद्देश्य सार्थक हो सके। यानी ये लिखे है ना कि thus all the 4 parts and 70 chapters put together secure continuity of the past, present and future happenings and struggle really went to the purpose before the book। आगे के लिखते हैं कि इनिशियली ये बुकलेट ऑफ अबाउट 50 पेजेस वाज डिजाइन टू एनलाइटन एंड कॉशन आवर ओन मिशनरी वर्कर्स। आगे के पैरा में मानवर साहब लिखते हैं कि प्रारंभ में अपने मिशनरी कार्यकर्ताओं को जागरूक और सावधान करने के लिए तथा शोषित पीड़ित समाज में चमचों की मौजूदगी और उनकी प्रकृति के बारे में बताने के लिए केवल 50 पेजों की छोटी पुस्तक को लाने का विचार किया गया था,
लेकिन बाद में यह आवश्यक समझा गया कि चमचा युग में ढकेलने वाली पिछली घटनाओं को भी सामने लाया जाए तथा इसी आवश्यकता को देखते हुए पिछली घटनाओं का विस्तृत उल्लेख भी इस किताब में किया गया है। इसी पृष्ठभूमि के साथ पुस्तक वर्तमान स्वरूप में आपके सामने है। ये जो पुस्तक है इसका स्वरूप जो आपके सामने है ये इस तरीके से है कि पिछली घटनाएं, वर्तमान की घटनाएं और भविष्य की। आगे के पैरा में लिखते हैं कि पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए गए तीन ज्ञापन दिए गए थे बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। द बुक contains 3 memorandums and 1 long statement by Dr. Ambedkar. Even otherwise, Dr. Ambedkar has been largely referred and extensively quoted. पुस्तक में बाबा साहब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर द्वारा दिए गए 3 ज्ञापन और एक लंबे वक्तव्य को स्थान दिया गया है तथा उद्धृत किया गया है। इसके अलावा भी कई स्थानों पर बाबा साहब के वक्तव्यों को उद्धृत किया गया है। विषय की विरोधाभासी प्रकृति तथा बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के लेफ्टिनेंटों द्वारा पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती की खुशी के पर्व में मनाने के कारण हमको डॉक्टर अम्बेडकर द्वारा दिए गए महत्वपूर्ण कार्य एवं लेखन का सहारा लेना पड़ा है। इसीलिए कथनों का दोहराव का खतरा लेते हुए भी विषय को उद्देश्यपरक बनाते हुए निरंतरता, स्पष्टता एवं विश्वसनीयता का ध्यान रखा गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो इसमें लिखी है कि क्यों इतनी ज़्यादा बातें बताई जा रही हैं बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के द्वारा। इस किताब का जो महत्व है तो मान्यवर कांशीराम साहब लिखते हैं कि एक तरफ जो बाबा साहब के लेफ्टिनेंट थे वो इस पूना पैक्ट की स्वर्ण जयंती मना रहे थे, खुशी मना रहे थे। उनको ये लगता था कि ये बहुत अच्छा हुआ है हमारे साथ। जैसे आज भी बहुत सारे जो चमचे हैं वो कांग्रेस को दोषी नहीं ठहराते, गांधी जी को इस बारे में दोषी नहीं ठहराते पूना पैक्ट के लिए, और वो तारीफ करते हैं। तो मान्यवर कांशीराम साहब कह रहे थे कि ये जो पूना पैक्ट का हमें धिक्कार क्यों करना पड़ रहा है, पूना पैक्ट के बारे में हमारे समाज को जागरूक करने की क्यों जरूरत है। इसलिए जरूरत पड़ी कि बहुत सारे लोग जो बाबा साहब के अपने आप को लेफ्टिनेंट कहते थे वो लोग खुशी मना रहे थे। इसकी स्वर्ण जयंती 50 साल पूरे होने पर स्वर्ण जयंती मना रहे थे। तो इसलिए मान्यवर साहब को मजबूर होना पड़ा कि इसके लिए पूरी जानकारी समाज के सामने रखी जाए। बाबा साहब वास्तव में क्या लिख के गए थे, बाबा साहब ने क्या कहा था, उनको ज्यों का त्यों पेश करने के लिए ये किताब का सहारा लेना पड़ा, जिससे कि हमारा समाज बाबा साहब के कथनों को भी, जैसे हम कई बार कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि बाबा साहब के कथनों को ज्यों का त्यों लोग को सामने पेश किया जाता है। बहुत से जो उनके बाबा साहब के जो कथन हैं उनको सही रूप में जानना और समझना ये हमारे समाज के लिए बहुत आवश्यक है, क्योंकि जो बाबा साहब के कथनों को तोड़ना मरोड़ने का काम चल रहा है उससे भी हमारे समाज को जागरूक रहने की ज़रूरत है। इसलिए जैसे साहब कहते हैं कि इसको दोहराया गया है तो हमें दोहराने का खतरा मोल लेना पड़ा है कि एंड ओवर एम्फेसिस हैज़ बीन पर्पजली एंड विलफुली टेकन टू सिक्योर कंटिन्यूटी, क्लैरिटी एंड क्रेडिबिलिटी। आगे के पैरा में लिखते हैं द फॉलोइंग 4 वर्ड्स, नंबर 1 टूल, एजेंट, स्टूज एंड चमचा कैरी ऑलमोस्ट द सेम मीनिंग। यानी निम्नलिखित 4 शब्द जो हैं, 4 शब्द कौन कौन से? टूल्स, एजेंट, स्टूज तथा चमचा यद्यपि एक ही अर्थ निकालते हैं लेकिन बहुत ही सूक्ष्म अंतर के साथ सारी पुस्तक में इन 4 शब्दों का भावनात्मक, इन जो 4 शब्द दिए गए हैं तो उनकी भावना और प्रभावशीलता के हिसाब से इन 4 शब्दों का इस्तेमाल इस किताब में किया गया है। जो 4 शब्द हैं, आम बोलचाल की भाषा में एक टूल, एक एजेंट, एक स्टूज को एक चमचा ही माना जाता है, और मैंने इस पुस्तक में आम बोलचाल की भाषा के शब्द को ही लिखने का निर्णय लिया है। यानी इस किताब का जो मुख्य बात जो मैं बताना चाहता हूँ कि चमचा इस क्यों लिखा इसका नाम,
ये भी एक लोगों के लिए कौतूहल का विषय है कि मान्यवर काशीराम साहब ने किताब लिखी और उसका नाम लिखा द चमचा एज। तो चमचों के बारे में उन्होंने जो लिखा है कि ये जो 4 शब्द होते हैं, एक टूल होता है, दूसरा एजेंट होता है, तीसरा स्टूज होता है, चौथा चमचा होता है, ये लगभग इनके मायने एक ही जैसे हैं। उनकी भावना के अनुसार इन शब्दों को इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हम अपनी जो किताब है, इस किताब में इन चारों शब्दों को हम अपने हिसाब से इस किताब में यूज़ हमने किया है। तो ये जो आम बोलचाल की भाषा को ही उन्होंने तवज्जो दी है कि आम बोलचाल की भाषा में चमचा शब्द ही ज़्यादा लोगों को अट्रैक्ट करता है और सूट करता है। तो इसमें हमने भाषा का प्रयोग ये करने का निर्णय लिया, ये इसका ही हितकर होगा। तो आगे के पैरा में लिखते हैं कि इफ़ यू कॉल समवन एज चमचा ही विल नॉट लाइक इट। वही अपने आप को पसंद नहीं करेगा कि कोई किसी को चमचा कहे। यदि आप किसी को चमचा कहेंगे तो इसको ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आएगा और वह इसके विरोध में खड़ा हो जाएगा। सही बात है भाई, आप किसी को भी चमचा कहोगे तो वो तो इसका विरोध करेगा ना। लेकिन बट व्हेन यू आर कॉलिंग द एज एज चमचा एज, जब सारे के सारे जमाने को, युग को आप चमचा कहने जा रहे हो, तो फिर क्या होगा? यू आर बाइटिंग सो मैनी एंड दे मेड हिट बैक, और वो आपका विरोध करेंगे। वो आपका पूरा का पूरा बहुत बड़ी संख्या में आपका विरोध हो सकता है और वो पलटकर आप पर हमला भी कर सकते हैं। लेकिन क्योंकि चमचा स्वयं की ताकत से नहीं चलता है, स्वयं की ताकत से नहीं चलता है, चमचा को चलाने वाला चमचे के माध्यम से आप पर हमला कर सकता है। चमचा को चलाने वाला चमचे के माध्यम से आपके ऊपर हमला कर सकता है। इसलिए हमें चमचा अटैक का मुकाबला करने के लिए, चमचा अटैक का सामना करने के लिए हमको क्या करना है? हमें तैयार रहना होगा। जब आप सारे ज़माने को ही चमचा एज कह रहे हो, पूरा ज़माने को, तो बहुत बड़ा आपका अटैक होगा आपके ऊपर। तो उसके लिए आपको अपने आप को तैयार करना पड़ेगा। हमने इस हमले को कुछ हल्का रखने के लिए घटनाओं अथवा इसलिए हमें चमचा अटैक का मुकाबला करने के लिए तैयार रहना चाहिए। हमने इस हमले को कुछ हल्का करने के लिए घटनाओं अथवा नामों का उल्लेख करने से परहेज किया है। साथ में कुछ अस्पष्टता का जोखिम लेते हुए भी हमने इसे पाठकों के अनुमान पर छोड़ दिया है। यानी ये जो मैंने बताया है अभी आपको, ये इंग्लिश में भी मैं बताना चाहूँगा। ये बड़ा इम्पोर्टेंट बात मान्यवर साहब ने कही है। टू कीप द अटैक माइल्ड वी हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम इलिस्ट्रेटिंग द इवेंट्स बाय गिविंग द नेम्स। यानी इसको और ज़्यादा मान्यवर साहब ने बाय नेम किसी का नाम नहीं लिया है, क्योंकि उनको ज़्यादा इस बात का ज़्यादा बुरा लगता और चमचों का फिर जो है अटैक मूवमेंट पर हमारे उस पर ज़्यादा हो सकता था। तो इसीलिए मान्यवर साहब लिखते हैं कि टू कीप द अटैक माइल्ड वी हैव रिफ्रेन्ड फ्रॉम इलिस्ट्रेटिंग द इवेंट्स बाय गिविंग द नेम्स even at the risk of becoming vague and leaving a lot of guesswork for our readers। ये पाठकों पर छोड़ दिया है कि वो खुद ही अपने विवेक से, पाठकगण अपने विवेक से ये समझने का प्रयास करें कि इशारा किस तरफ है। आगे मानवर साहब ने जो अगले पैरा में लिखा है, लास्ट पैरा है ये, कि किसी भी कीमत पर चमचा अटैक से हमें, चमचों के हमले से हमें डरना नहीं चाहिए। डरना नहीं है, क्योंकि चमचा कोई खतरनाक हथियार नहीं होता है। इट इज़ नॉट ए पावरफुल एंड डेडली वीपन। बिसाइड्स वी मस्ट एम एट द हैंड दैट यूजेस द चमचा। इसके अलावा हमें चमचों को जिन हाथों ने पकड़ा है उन हाथों पर अटैक करने का हमारा प्रयास होना चाहिए। हमारा काम जो होना चाहिए, अगर
जिस हाथ में चमचा पकड़ा है, अगर हम उस हाथ पे अटैक करेंगे तो चमचा अपने आप ही नीचे गिर जाएगा, फिर उसका कोई यूज नहीं रहेगा चमचे का। इफ हिट हार्ड द चमचा विल फॉल। अगर ज़्यादा बड़ा हमने अटैक किया हाथ पर, जिस हाथ ने चमचे को पकड़ा हुआ है, तो चमचा गिर जाएगा। ए फॉलन चमचा इज एब्सोल्युटली हार्मलेस। और गिरा हुआ चमचा पूरी तरीके से हानि रहित होता है। दस दिस वे वी हैव टू एंड द चमचा एज विद इन ए शॉर्ट स्पान ऑफ अबाउट 10 ईयर्स। और इस तरीके से अगर हम हमला करेंगे कि जिन हाथों में चमचा है, जिन हाथों ने चमचे को पकड़ा हुआ है, अगर हमने उन हाथों को तोड़ दिया तो फिर हम अगले 10 सालों में चमचा एज को ख़त्म करने का काम करेंगे। तो ये था मान्यवर काशीराम साहब का नाम लिखा है नीचे। काशीराम साहब इसके राइटर थे। प्रीफेस जो हमने आपके सामने पेश किया, प्रस्तावना जो पेश की, और इसमें एड्रेस भी दिया है DS4 ऑफिस 5323 हरध्यान सिंह रोड, करोल बाग, न्यू दिल्ली 11005। और तारीख दी है 24 सितंबर 1982, यानी 24 सितंबर 1982 को ये किताब लिखी गई है। तो ये था आज का वीडियो, जो ख़ास तौर से इस पर्पज़ से बनाया गया था कि मान्यवर काशीराम साहब की आज जयंती है, और मान्यवर काशीराम साहब की जो महत्वपूर्ण पुस्तक आज हमारे सामने है, और इसका जो महत्व है आपने अभी देखा, खुद मान्यवर काशीराम साहब ने बताया था। उस दौर में चमचे बहुत ज़्यादा मुकाबला कर रहे थे मान्यवर काशीराम साहब, लेकिन आप खुद इस बात के आपके सामने प्रमाण हैं कि वर्तमान दौर में भी नए नए मुखौटे लगा करके चमचे पैदा हो रहे हैं। अपने आप को अम्बेडकरवादी कहते हैं, लेकिन उन्होंने स्वरूप बदल दिया है, और वो जो है समाज को भ्रमित करने का काम आज भी कर रहे हैं। तो यह हमारे समाज की जिम्मेदारी है कि कौन वास्तव में मिशनरी है और कौन चमचा है। इस बात का फैसला हमारे पाठक, हमारे दर्शकगण को करना चाहिए, दर्शकों को करना चाहिए। और जो मान्यवर काशीराम साहब की वास्तविक जो इच्छा थी कि हमको चमचा एज को ख़त्म करना है, और स्वतंत्र नेतृत्व, मजबूत नेतृत्व जो दूसरों के ऊपर निर्भर न हो, ऐसे नेतृत्व को हमें मजबूत करते रहना है, जिससे कि हमारा समाज वास्तव में जो मान्यवर साहब चाहते थे और बाबा साहब चाहते थे कि सम्मान और स्वाभिमान की ज़िंदगी हम लोग जी सकें, हमारा समाज जी सके, तो ऐसा कार्य हमें करने के लिए चमचों की पहचान करना हमें बहुत ज़रूरी है, जो हमारे कार्य में रोड़ा बने हुए हैं। काशीराम ऑफिशियल, अगर इसको अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें, घंटी वाला बटन दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत।